अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नज़ीर सोफी। हाय एवरीवन। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया और ये दूसरी बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये दुनिया के 9 न्यूक्लियर पावर्स में से एक है एंड इट इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट डू यू नो, यहां रोजाना 28 फार्मर्स सुसाइड करते हैं ऑन एन एवरेज एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट 2019। कैन यू इमेजिन दिस? 6th largest economy, India being the 6th largest economy. It was till recently one of the fastest growing economies in the world. और यहाँ रोजाना 28 farmers सुसाइड कर रहे हैं और वो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। उनके कई सारे मसाइल हैं, उनके कई सारे इश्यूज हैं। कभी उन इश्यूज पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वो अभी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पिछले 60 दिनों से थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और कई फार्मर्स ने तो सुसाइड भी की है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आखिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे एहतजाज की जड़ असल में 3 लॉज हैं, 3 फॉर्म लॉज हैं जो रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किए। और ये है नंबर 1 द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, नंबर 2 द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एंड नंबर 3 we have Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम इन 3 लॉज का निचोड़ जो है वो सादा और आसान जुबान में समझें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये 3 चीज़ें समझ लें। और ये 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 होर्डिंग, एंड नंबर 2 एमएसपी, एंड नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अगर हमने इन 3 चीज़ों को समझ लिया तो हमने पूरे इन 3 लॉज को समझ लिया। दोस्तों, अगर हमने इन 3 चीज़ों को समझा, अगर हमने होर्डिंग को समझा, अगर हमने एमएसपी को समझा, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझा, तो मान लीजिए हमने किसान के प्रोटेस्ट की वजह जान ली। तो आइए इन 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये 3 चीज़ें हैं क्या, आखिर ऐसा क्या है इन 3 चीज़ों में कि किसान जो है वो इनको लेके भी प्रोटेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे होर्डिंग की। होर्डिंग किसे कहते हैं? होर्डिंग सिंपली जमाखोरी को कहते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कहते हैं। जब भी चीज़ों को स्टॉक पाइल किया जाता है बहुत समय तक, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वी कॉल इट होर्डिंग। तो इसे होर्डिंग कहा जाता है या इसे अनइथिकल स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फ़ायदा किसे होता है और नुकसान किसको उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी स्टॉक पाइलिंग की जाती है, जब भी होर्डिंग की जाती है चीज़ों की, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज़ की, चाहे वो गेहूं हो, राइस हो, आटा हो, नमक हो या मस्टर्ड ऑयल हो या ऐसी चीज़ें हो, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में कम हो जाती है। जब मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी इन चीज़ों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो वैसे इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस राइज हो जाएगा, तो ये चीज़ें महंगी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले लोग हैं वो आम लोग हैं। जो भी महंगाई से ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो सभी लोग होते हैं, स्पेशली वी द कॉमन पीपल। और ऐसा पहले भी होता था। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया था 1955 में, और ये एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 कहलाता था। और ऐसा ज़रूरी भी था ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनकी जो है जमाखोरी ना की जाए, इनकी जो होर्डिंग ना की जाए, काला बाजारी ना हो, ताकि लोगों को मुनासिब दामों पे, मुनासिब प्राइस पे ये चीज़ें मैसर हों, ये चीज़ें अवेलेबल हों। लेकिन आज की सरकार ने क्या किया है, होर्डिंग को लीगलाइज किया। इस लॉ में अमेंडमेंट ला के, अब जिस लॉ की मैं बात कर रहा था पहले, जो पहला लॉ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया रिसेंटली, विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म लॉज, वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये एक्चुअली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ये उसका अमेंडमेंट उन्होंने लाया है। और जो पहले होर्डिंग, जो पहले बैन थी, जो पहले इलीगल थी, अब वो लीगलाइज कर दी गई है।
अब आप ये सोच रहे होंगे अगर होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया गया है तो किसान को फायदा होगा। तो अगर ऐसा होता, किसान को फायदा होता, तो वो पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा होता तो वो पिछले 2 महीने से जो अपनी जानें नहीं दे रहे होते। 60 से ज़्यादा लोग जो अभी तक इस ठंड की वजह से वो मर चुके हैं इन प्रोटेस्ट्स में, और कई सारे लोगों ने सुसाइड भी की हैं। तो असल में क्योंकि फार्मर के पास इतने साधन नहीं रहते हैं, इतने मीन्स नहीं रहते हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं रहते हैं कि वो चीज़ों को स्टॉक पाइल करें फिर ऊंचे दामों पे उनको बेचें। ये एक्चुअली एक राह जो है, एक रास्ता जो है बनाया गया है बड़े बड़े कंपनीज के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए, ताकि वो बआसानी इन फार्मर्स से ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद सकें, क्रॉप्स खरीद सकें, फिर उनको स्टॉक पाइल करके जब मार्केट में उनकी दाम बढ़ जाएंगे तब वो उनको बेच डालेंगे। तो ये एक चीज़ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लॉ में कितना बड़ा फ्लॉ है। तो इसमें एक, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है और इस लॉ में भी है कि होर्डिंग नहीं की जा सकती है 3 सिचुएशंस में, यानी 3 सिचुएशंस में होर्डिंग करना इलीगल बता दिया है गवर्नमेंट ने, और इस लॉ में है। और वो 3 सिचुएशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, वो अनयूजुअल सिचुएशंस हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली। वो कौन से सिचुएशंस हैं? नंबर 1, ऐसे 3 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, वॉर के दौरान, जंग के दौरान होर्डिंग नहीं की जा सकती है, और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और दूसरा कि फैमिन के दौरान या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, ठीक है, तो उस दौरान जो है नहीं की जा सकती है होर्डिंग, और ऐसा भी यूजुअली नहीं होता है। और तीसरी जो सिचुएशन है वो है कि जब तक डबल ना हो प्राइस, जो भी पेरिशेबल एसेंशियल कमोडिटी हैं, जब तक कि उसके प्राइस डबल ना हो 1 साल में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा। जब डबल हो जाएगा या डबल से ज़्यादा हो जाएगा तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो फर्ज कर लेते हैं कि मीट जो है, गोश्त जो है, वो उसकी रेट अभी जो है मार्केट में फर्ज करें कि वो 600 रुपये फी केजी हैं, पर केजी हैं। तो अगर 1 साल में उसकी रेट जो है 1100 रुपये हो जाती हैं तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी डबल नहीं हुआ है। अगर 1150 भी ये केजी हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1190 हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब डबल हो जाएगा तो उसके बाद वो इंटरवीन करेंगे। तो खुद आप देख सकते हैं कि ये लॉ जो है इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये या 2 साल में अगर मान लो कि अगर मीट जो है ये 2350 रुपीज़ भी हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लॉ में कितना बड़ा ड्रॉबैक। अब आते हैं दूसरी चीज़ की ओर, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों, जब किसान की फसल तैयार होती है तो उसके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं बेचने के, यानी वो 3 तरह से अपनी फसल बेच सकता है। नंबर 1, वो ओपन मार्केट में अपनी फसल उसकी तैयार हो गई वो वहाँ बेच सकता है। ओपन मार्केट हो गया जैसे उसने दुकान लगाई या सड़क पे वो बेचने लगा, या थोड़ा थोड़ा करके वो होलसेलर्स और दुकानदारों को वो बेचने लगा। तो इस तरह से वो फसल अपनी बेच सकता है। हाँ, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो APMCs जाके, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज जाके, जिनको हम सादा और आसान जुबान में मंडीज कहते हैं, वहाँ जाके अपनी फसल बेच सकता है। अगरचे यहाँ पे उसको थोड़ा रेट जो है वो ओपन मार्केट से कम मिलेगा, लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी में अपनी फसल वहाँ पे बेच सकता है। और तीसरी जो ऑप्शन रहती हैं किसान के पास, वो है MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो गवर्नमेंट को बेच सकता है एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड किया होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसान को लगता है कि ओपन मार्केट में, या अगर उनको लगता है कि मंडीज में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो गेहूँ हो, राइस हो या कोई दूसरा क्रॉप हो, तो वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं अच्छे रेट्स पे, मतलब इस MSP पे जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर फी केजी वीट या पर केजी राइस जो है वो मार्केट में 15 रुपये बिक रहा है, लेकिन MSP उसका जो है वो 25 रुपीज़ है, तो किसान जो है उसके पास ऑप्शन रहती हैं कि वो गवर्नमेंट को वो बेच सकता है। वो FCI को बेचेगा
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेगा एट एमएसपी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एमएसपी को हटाया है, लॉ ला के एक नया फॉर्मूला ला के इसको हटाया, कहा कि अब एमएसपी नहीं रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगा, अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं खरीदेगा ये क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसान से, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी पे बर्डन है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, कांग्रेस ये एलिज करती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 डिफॉल्टर, जो बैंक डिफॉल्टर्स हैं, उनको 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वेव ऑफ किया है, माफ़ किया है। वो इकोनॉमी पे बोझ नहीं है, लेकिन ये एमएसपी जो है ये इकोनॉमी पे बोझ है। तो कांग्रेस ये भी एलिज करती है गवर्नमेंट को कि 6.66 लाख करोड़ रुपीस जो है ये 2014 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वेव ऑफ किया है। वो बोझ नहीं है जीडीपी पे, ये बोझ है जीडीपी, ये एमएसपी जो है इनको बोझ लग रहा है जीडीपी पे। अब दोस्तों अब तीसरी चीज के ओर आते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? जब रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट फसल बोने से पहले ही, हार्वेस्टिंग से पहले ही, सो इट्स कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब यही चीज प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, एक प्राइवेट बायर जो है और फार्मर करता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर आप कहेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलमोस्ट सेम है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों। इन एमएसपी फार्मर इज फ्री। एमएसपी में फार्मर फ्री रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है 25 रुपीज़ पर केजी राइस और मार्केट में खाली वो बिक रहा है 15 रुपीज़, तो किसान जो है वो गवर्नमेंट को बेचेगा, वो एफसीआई को बेचेगा एट एमएसपी 25 रुपीज़ पर केजी। हाँ, लेकिन अगर मार्केट रेट 60 रुपीज़ है, एमएसपी जो है वो 25 रुपीज़ है, हाँ यहाँ पे फ्रीडम है फार्मर को कि वो मार्केट में बेच सकता है जहाँ पे 60 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं। तो उसमें कोई वो बाउंड नहीं है कि उसको एफसीआई को ही बेचना है एट एमएसपी। बट इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक दफ़ा उसने फार्मर ने डिसाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कंपनी के साथ, किसी प्राइवेट बायर के साथ। फॉर एग्जांपल पार्ले जी कंपनी जो बिस्किट बनाती है, उसको ये वीट चाहिए होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, या जो लेज बनाती हैं कंपनी, उनको आलू चाहिए होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो फॉर एग्जांपल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 25 रुपये फी केजी जो है उनको ये आलू या वीट जो है वो बेचना होगा एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग से पहले ही किसान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक प्राइवेट बायर के साथ या कंपनी के साथ। हाँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अगर रेट जो है वो ज़्यादा है मार्केट में, फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ पर केजी है, बट फार्मर इज़ बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो नहीं बोल सकता है बायर को कि मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि अभी जो रेट है वो अप है, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे किसान जो है उसको प्रॉब्लम लग रहा है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बायर के साथ बिफोर द हार्वेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ पर केजी वो उसको दे रहा है वीट या राइस या आलू, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अगर रेट जो है वो 60 रुपीज़ चल रही है, 60 रुपीज़ चल रही है मार्केट में, तो उस समय पे जो है बायर जो है वो नहीं मानेगा, या किसान जो है वो नहीं बोल सकता है बायर को कि नहीं अभी मार्केट रेट जो वो ज़्यादा है, आप मुझे कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो फार्मर है वो फ्रीडम चाहता है। या और सिनेरियोज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिसाइड हो गया, ऑलरेडी रेट डिसाइड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंपनी वाले के साथ या किसी प्राइवेट बायर के साथ, बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट कंपनी वाला जो है या जो प्राइवेट बायर है वो मुकर रहा है, वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, या कंपनी बंद हो जाती है। तो इस सूरत में किसान जो है वो क्या करेगा? तो इतनी बड़ी फसल लेके वो कहाँ जाएगा? या ऐसा भी हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ फार्मर के साथ तब एक रेट थी, ठीक है, और फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ पर केजी वीट था, लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया, मार्केट जो है डाउन है,
₹10 या ₹15 kg बिक रहा है मार्केट में, और बायर उसको बोल रहे हैं कि अगर आपको ₹10 में बेचना है तो बेचो, वरना मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी हो सकता है। या अगर रेट ठीक भी है मार्केट में, लेकिन बायर तब भी बोल रहे हैं कि मुझे आपका जो ये प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, जो क्रॉप्स हैं, मुझे ये जो रेट डिसाइड हुआ उस पर नहीं चाहिए, मुझे आप 10 या 15 रुपये कम दीजिए उसे। तो इस सूरत में इस सूरत में जो किसान है क्या करेगा? इख्तिलाफ की सूरत में जो केस है कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, क्या किसान के पास इतना टाइम रहता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं या वो अगले फसल की तैयारी करें? वो क्या करें? तो ये कुछ सवालात हैं, तो ये कुछ इश्यूज हैं फार्मर्स के। तो वो चाहते हैं कि उनको जो है गारंटीड एमएसपी हो। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये दावा है कि इन फार्म लॉज को इसीलिए पास किया गया ताकि ये फार्मर को एम्पावर करें। ये लॉज उनके फेवर में है, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है इन लॉज को पास करने में, तो उनकी एक मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने क्यों रिज़ाइन किया? क्या इतनी जल्दी थी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के बीच में, पैंडेमिक के बीच में इन लॉज को बिना फार्म यूनियन लीडर्स कंसल्ट किए पास किया? क्यों एक एमपी जो है मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री कमेटी से, और वो एमपी बीजेपी का एलाय है, क्यों उसने इन पार्लियामेंट्री कमेटी से रिज़ाइन किया? क्यों किसान जो है इस कड़ाके की ठंड में, इस जमा देने वाली ठंड में, क्यों वो अपनी जानें दे रहे हैं? क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने पे स्टे लाया है? वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉज? ये हमारे कुछ सवालात हैं। दोस्तों, विद दिस आई एंड माई वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। With this, I take your leave. Take care. God bless you all.